नमस्कार दोस्तों हम लोग समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को देख रहे हैं और उस श्रृंखला में हम जो है कि इतिहास खंड के प्रश्नों को सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं। तो आज हम लोग इतिहास खंड से आए हुए, चाहे वो प्राचीन इतिहास हो, चाहे मध्यकालीन इतिहास हो, चाहे आधुनिक भारत हो, से जितने भी आज तक सवाल बने हुए हैं, जब से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करा रहा है, आज जो है कि अब तक 2021 तक जितने पेपर हुए हैं उन सबके सभी प्रश्नों को इतिहास खंड के हम लोग जो है कि पूरा कर लेंगे। आज हम लोग जिन चैप्टर से आए हुए सवाल करेंगे उन चैप्टर के नाम है पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक और संस्कृति एवं कला। 2 चैप्टर से हम लोग आए हुए सवालों को करेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। आज है आप सबके सामने पहला सवाल। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, हुमायूं कबीर की। तो दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा का नाम है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आप सबके सामने अगला सवाल है कि पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। देखिए यहाँ पे पूछा था कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है और यहाँ पे बस हल्का सा घुमा के पूछ दिया कि पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। तो जिनकी आत्मकथा, क्योंकि आत्मकथा जो होता है व्यक्ति वो अपनी खुद लिखता है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन ए आपका जो है कि सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न कितना रिपीट करता है। ये पूछा है 2013 के समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा में और ये आपका बना है 2014 की समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की जो है कि मुख्य परीक्षा में। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका कि स्प्रिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस की, चंद्रशेखर आज़ाद की, राम प्रसाद बिस्मिल की। तो दोस्तों स्प्रिंग टाइगर जो पुस्तक है ये जीवनी है सुभाष चंद्र बोस की। द स्प्रिंग टाइगर्स ह्यूटोवे की पुस्तक है और यह पुस्तक जो है कि सुभाष चंद्र बोस के जीवन कृत पर आधारित है। टूवर्ड्स स्ट्रगल जो है यह जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। आप और भी मैं पुस्तकों के नाम बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे सवाल बन सकते हैं। तो टूवर्ड्स स्ट्रगल जो है ये जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। सुभाष चंद्र बोस ने ही जो है कि द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी और इंडिया डिवाइडेड जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है, इंडिया डिवाइडेड। और अबुल कलाम आज़ाद ने जो है कि इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी, जिससे कि पिछले जो है कि सवाल बना हुआ था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी। दोस्तों देखिए ये सवाल इसलिए बन गया है कि राजा राम मोहन राय को कई भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने अपनी कुछ रचनाएं जो है कि अलग अलग भाषाओं में लिखी हुई हैं, कई रचनाएं, तो इस वजह से उनकी भाषा से भी सवाल बन जाता है राजा राम मोहन राय की। तो देखिए राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी। ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा, फारसी भाषा, बंगाली भाषा। तो दोस्तों इन्होंने जो है कि अपनी ये बुक जिसका नाम इन्होंने दिया है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, जिसे कि तुहफत उल मुवाहिदीन भी कहा जाता है फारसी भाषा में, तो ये उन्होंने जो है कि फारसी भाषा में लिखी थी। इस बुक को उन्होंने लिखा था 1809 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। दिया है लाला लाजपत राय के सामने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, तो आप लोग जानते होंगे ये दादा भाई नौरोजी की किताब है। फिर देखिए दादा भाई नौरोजी के सामने दे दिया अनहैप्पी इंडिया, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी हुई किताब है। आगे है कि रफ़ीक जकारिया, इनके सामने जिस बुक का नाम दिया है वो बुक का नाम है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। और आगे है सुभाष चंद्र बोस जी के सामने जिस बुक किताब का नाम दिया है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। तो इसमें दोस्तों जो सही मिलान करने को पूछा है, सही मिलान केवल इसी का है, रफ़ीक जकारिया के सामने जो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक दिया है यही जो है कि सही है और बाकी सब मिलान जो है कि गलत है। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के सामने जिस किताब का नाम दिया है गिल्टी मैन इंडियाज पार्टीशन, सुभाष चंद्र बोस की जो पुस्तक का नाम था वो था द इंडियन स्ट्रगल, लेकिन ये जो किताब का नाम है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक, ये दोस्तों किताब जो है कि राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा लिखी गई है। और बाकी किताबों के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि दादा भाई नौरोजी की अन ब्रिटिश रूल इंडिया है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, और लाला लाजपत राय की जो है कि अनहैप्पी इंडिया, हाँ अनहैप्पी इंडिया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित
नहीं है। दिया है कि वीडी सावरकर, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आरसी मजूमदार। ये 1857 की क्रांति में कुछ जो है कि विचारकों ने या स्वतंत्रता सेनानियों ने या लेखकों ने अपनी कुछ किताबें लिखी हैं, तो वहीं से सवाल बना है। वीडी सावरकर ने उस समय लिखा था द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, सही सुमेलित नहीं है पूछा है, तो ये सही सुमेलित है। और आरसी मजूमदार के सामने दिया द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो दोस्तों ये भी सही है, आरसी मजूमदार ने ये किताब लिखी थी। और राधा कमल मुखर्जी के सामने दिया है कि अवध इन रिवोल्ट 1857 टू 1858। और देखते हैं आगे है, डी दिया है कि एस बी चौधरी के सामने सिविल रेबेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 टू 1859। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि सही सुमेलित नहीं है, तो ये जो राधा कमल मुखर्जी के सामने अवध इन रिवोल्ट पुस्तक है, ये पुस्तक दोस्तों इसके लेखक हैं रुद्रांगसु मुखर्जी, आप लोग याद रख लीजिएगा। इस पुस्तक के लेखक हैं शिवाली के रुद्रांगसु मुखर्जी। तो इस वजह से ये जो है कि मिसमैच हो जाएगा, और बाकी जितने हैं सब वो सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ संपादक, दूसरे तरफ अखबार या पत्रिका या पुस्तक का उनके नाम दिया है। इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। अरविंदो घोष वंदे मातरम, ये सही बात है, ये इनकी जो है कि रचना का नाम है अरविंदो घोष का। और गोपाल कृष्ण गोखले सत्याग्रह, और एनी बेसेंट न्यू इंडिया इनकी किताब का नाम है, सही है। और महात्मा गांधी यंग इंडिया, तो ये भी सही है। एनी बेसेंट के सामने न्यू इंडिया भी सही है, महात्मा गांधी के सामने यंग इंडिया भी सही है। गोपाल कृष्ण गोखले के सामने जो सत्याग्रह दिया है, ये विनोबा भावे के द्वारा लिखी पुस्तक का नाम है सत्याग्रह, और गोपाल कृष्ण गोखले इनके सामने दिया है। तो इस तरह से ये मिसमैच हो जाएगा जोड़ी, यही नहीं सही है और बाकी सब सही है। तो और बाकी किताबों को या पत्रिकाएं जो भी हैं, ये पुस्तक हैं, इनके नाम आप याद रखिएगा, कहीं आपको ये काम जरूर देगा। तो अरविंदो घोष ने वंदे मातरम लिखा है, और सत्याग्रह यहीं पे याद कर लीजिएगा, विनोबा भावे के द्वारा लिखित रचना है ये। और एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया, और महात्मा गांधी ने यंग इंडिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने कि सूची 1 को सूची 2 से जो है कि मिलान करने को दिया है। एक तरफ लेखक है और दूसरी तरफ जो है कि उनकी किताब का नाम है। देखिए वीडी सावरकर के सामने दिया है कि यहाँ सही उत्तर का चयन करिए। देखिए अच्छा यहाँ पे कूट बनाया हुआ है, तो देखिए हम लोग देखते हैं। वीडी सावरकर के सामने दिया है द ग्रेट रिबेलियन, और आरसी मजूमदार द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, एसबी चौधरी द सिपाही म्यूटनी। अभी आपने देखा था पिछले सवाल में आरसी मजूमदार के सामने ये आया था, सही था, द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो बी के साथ जो है कि बी का 3 से हो जाएगा। अशोक मेहता के सामने दिया सिविल रेबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज। तो दोस्तों इसमें जो है कि ऑप्शन तो मैच हो जाएगा, लेकिन इन्होंने एक गलती यहाँ पर कर दिया है। इनको लिखना चाहिए था वीडी सावरकर की जो सही किताब का नाम है, वो केवल ये लिखे हैं कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए यही होगा द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जबकि इनकी पूरी बुक का जो नाम है वो है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो यहाँ पे 1857 इंक्लूड होगा, तब जा कर के ये इनकी बुक मानी जाएगी 1857। तो इस तरह से हम ए का 2 से हो जाएगा, और आरसी मजूमदार का जो है कि द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 सही हो जाएगा। और एसबी चौधरी का जो किताब का नाम है वो है सिविल रेबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज 1857। देखिए इनका एसबी चौधरी का जो है कि चौथी वाली जो बुक का नाम दिया है द सिविल रेबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज, ये सही है। और अशोक मेहता की किताब का नाम है 1857 द ग्रेट रेबेलियन। देखिए द ग्रेट, यहाँ पे भी 1857 ये लिखना भूल गए हैं। तो इस तरह से अगर ये चीज़ कंप्लीट करते, यहाँ पे 1857 करते और यहाँ पे 1857 करते, तो आपका जो है कि ऑप्शन कोई न कोई बन जाता। देखते हैं तब क्या ऑप्शन बनता है। वैसे ये जो है कि प्रश्न अधूरा है। तो दोस्तों ए का 2 और बी का
ए का 2, बी का 3 और सी का 4 और डी का 1 जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। तो इस तरह से दोस्तों जो है कि ऑप्शन ए सही हो जाता था। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि द पुस्तक, हाँ, प्रसिद्ध पुस्तक जो है दास कैपिटल लिखी गई है अमर्त्य सेन के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा और गांधी जी के द्वारा या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो दोस्तों ये जो दास कैपिटल एक प्रसिद्ध पुस्तक है, ये इसके लेखक हैं प्रख्यात समाजवादी कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है कि यह लिखी गई है और इस पुस्तक का प्रकाशन होता है 1867 ईस्वी में। कब प्रकाशन होता है इसका? 1867 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक हैं बिपिन चंद्र, गुरुमुख निहाल सिंह, बी आर नंदा और राम गोपाल। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन बी है, गुरुमुख निहाल सिंह। लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक किताब जो है कि गुरुमुख निहाल सिंह ने लिखा था और यह वर्ष 1956 से लेकर के 1962 तक जो है कि राजस्थान राज्य के जो है क्या रहते हैं, ये गवर्नर रहते हैं, राज्यपाल रहते हैं। इन्होंने जो है कि गुरुमुख निहाल सिंह ने लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक किताब लिखी है। ये देखिए उत्तराखंड में पूछा गया था 2007 में, तो ये संभावना है पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों अब आपके सामने अगला सवाल है कि कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस के संपादक थे। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस के संपादक थे, ऑप्शन है आपके सामने G.A. नटेशन, बी.पी. सीतारमैया और रामचंद्र चटर्जी, H.N. मित्रा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर वो है G.A. नटेशन। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस के संपादक जो है G.A. नटेशन थे। यह पुस्तक 2 भागों में दोस्तों जो है कि प्रकाशित हुई थी, जिसका पहला भाग जो था वो उसमें था कि 1885 से ले करके जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब से लेकर के 1910 तक जितने भी कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण हुए थे उन भाषणों का उनमें संकलन था। और जो दूसरा वॉल्यूम इस किताब का आया था उसमें जो है कि 1911 से लेकर के 1934 तक जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रेसिडेंशियल स्पीच हुई रहती है, अध्यक्षीय भाषण हुआ रहता है, वो जो है कि संकलित रहता है इस किताब में, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज। और इसके जो है कि लेखक हमने आपको बताया G.A. नटेशन है। तो ये पुस्तक जो है कि 2 वॉल्यूम में आई हुई थी। चलिए 2007 में एक सवाल बना था उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में। दोस्तों अब आपके सामने जो अगला सवाल है वो है कि सूचियों का मैच कराने के लिए। ये देखिए एक तरफ दिया है पुस्तक, दूसरी तरफ दिया है लेखक। पहली पुस्तक का नाम है घर और अदालत और इसके सामने लेखक हैं T.S.R. सुब्रमण्यम। दूसरी बुक का नाम है झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक, इसके सामने जो लेखक हैं नंदन नीलेकड़ी। इमेजिंग इंडिया, इसके सामने लेखक का नाम है महेंद्र कुलश्रेष्ठ। और जर्नी थ्रू बाबूडम लीला सेठ, इसके सामने जो है कि लेखक का नाम है बाबूडम एंड नेतालैंड, तो इसके सामने पुस्तक का नाम है लीला सेठ। तो दोस्तों इसमें हम आपको बता रहे हैं कौन से पुस्तक के लेखक कौन है, फिर हम लोग देखते हैं कि मैच कराते हैं। तो दोस्तों ये जो घर और अदालत पुस्तक के लेखक है ये हैं लीला सेठ। ए का हो जाएगा 4, ए का 4। और झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक जो पुस्तक है इसके लेखक हैं महेंद्र कुलश्रेष्ठ। ए का 4 और बी का जो है कि 3 हो जाएगा। और इमेजिंग इंडिया के जो लेखक हैं दोस्तों ये हैं नंदन नीलेकड़ी, मतलब कि सी का सी का हो जाएगा 2। और उसके बाद बच रही है किताब जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड, इसके जो लेखक का नाम है T.S.R. सुब्रमण्यम। तो इस तरह से दोस्तों हम देखेंगे कि ए का 4 और बी का 3 और सी का 2, ए का 4, बी का 3 और सी का 2 और डी का 1। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है कि सही हो जाएगा दोस्तों। अब अगला सवाल है दोस्तों कि लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। ऑप्शन है कुलदीप नायर के द्वारा, मुजफ्फर अली के द्वारा, विनोद मेहता के द्वारा, नरूल हसन के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है विनोद मेहता। लखनऊ बॉय अ मेमोयर ये भारतीय पत्रिका थी और इसके जो लिखने वाले हैं आउटलुक के संस्थापक विनोद मेहता। आउटलुक के भी ये संस्थापक, एक मैगजीन आती है तो उसके संस्थापक आउटलुक के ये विनोद मेहता हैं। तो उन्होंने ही जो है कि ये पुस्तक लिखी थी।
लखनऊ बॉय। इस पुस्तक का पूरा नाम है लखनऊ बॉय अ मेमोयर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर का लेखक कौन है? दुर्गादास, वेब मिलर, फ्रैंक मॉरिस, लुइस फिशर। तो दोस्तों इसके जो सही इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर नामक पुस्तक के जो लेखक हैं ये हैं दुर्गादास। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल जो है वो है कि दी प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध है भारतीय राज्यों के एकीकरण से, भारत की स्वतंत्रता से, पोखरण नाभिकीय विस्फोट से, केंद्र में एनडीए सरकार के गठन से। तो दोस्तों इसका ये जो पुस्तक है दी प्राउडेस्ट, इसका जो संबंध है वो है भारत की स्वतंत्रता से। दोस्तों क्या है कि द प्राउडेस्ट डे जो है कि एंथनी रीड एवं डेविड फिशर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और इसका संबंध किससे है? भारत की स्वतंत्रता से। तो ये अगली बार ये किताब पूछा जा सकता है, इस बार तो इसका संबंध पूछा है। अगली बार देखिए ये ये देखिए 2002 में पूछा गया है। तो अब इसके लेखक का नाम पूछ सकता है, तो इसके लेखक का नाम आप जानते रहिएगा। द प्राउडेस्ट डे के लेखक हैं एंथनी रीड एवं डेविड फिशर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम और बाला साहेब ठाकरे। उसके बाद है खुशवंत सिंह, फिर है नयनतारा सहगल। तो दोस्तों इग्नाइटेड माइंड्स के जो लेखक हैं ये हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जिन्हें जो है कि मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी थे, ये उनका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन्होंने जो है कि लिखी थी इग्नाइटेड माइंड्स। दोस्तों आपके सामने जो अगला सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से दी ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक का लेखक कौन है? दी ऑडेसिटी ऑफ द होप पुस्तक का लेखक इसके सामने है जो ऑप्शन है वो है अल गोर और बराक ओबामा और बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन। तो ये जो पुस्तक है दोस्तों ये है बराक ओबामा की पुस्तक का ये नाम है। उस समय दोस्तों ये देखिए 2007 का ये सवाल है, उस समय ये किताब हो सकता है वो लिखी रहे हो, किस कारण वो चर्चा में रहेगी, तो करंट अफेयर के वजह से पूछ लिया, अदरवाइज ये ट्रेडिशनल सब्जेक्ट में इसे नहीं इंक्लूड करेंगे। अब आपके सामने जो अगला सवाल है उसमें है कि पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? विद्युत चक्रवर्ती, रजनी कोठारी, रोमिला थापर, ए.के. दुबे। तो दोस्तों पॉलिटिक्स इन इंडिया जो पुस्तक है इसके लेखक हैं रजनी कोठारी। आगे अगला सवाल जो है वो है कि निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी? देखिए सेम वही सवाल रिपीट कर दिया है रजनी कोठारी। देखिए ये आपका रिपीट किया है 2016 के प्रीलिम्स में यूपी RO शायद वो जो रद्द हो गया था उसमें, वरना री एग्ज़ाम लिखा रहता। और ये देखिए 2013। दोस्तों ये सवाल जो है कभी भी पूछा जा सकता है फिर से, पॉलिटिक्स इन इंडिया तो रजनी कोठारी। अब अगला सवाल जो है वो है निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत के राष्ट्रवादी कवि नहीं था? स्वाधीनता पूर्व मतलब स्वाधीनता से पहले भारत का जो है कि राष्ट्रवादी कवि नहीं था। रंगलाल, नवीन चंद्र सेन, हेमचंद्र बनर्जी, शिव कुमार बटावली। तो दोस्तों इसमें जो है कि शिव कुमार बटावली जो हैं ये राष्ट्रवादी कवि नहीं रहते बल्कि एक रोमांटिक कवि रहते हैं। इनका जो है कि रचना काल मुख्यतः स्वतंत्रता के बाद का है और उनकी कविताओं में जो है कि भावनाओं का उभार और करुणा, जादुई और प्रेम का चित्रण मिलता है। और इनकी जो है कि प्रमुख रचनाएं हैं वो उनका नाम है पीड़ा द परागा, मैनू विदा करो, आरती, लाजवंती, लूना और अलविदा। ये जो है कि शिव कुमार बटावली की प्रमुख रचनाएं हैं। ये राष्ट्रवादी कवि नहीं थे। तो यहीं से देखिए सवाल बना लिया है, 3 ठो राष्ट्रवादी कवि का नाम दे दिया है, एक जो है कि रोमांटिक कवि हैं, तो पूछ लिया कौन राष्ट्रवादी कवि नहीं है। ये सवाल देखिए RO मेंस 2021 में बना है। अगला सवाल है दोस्तों आप सबके सामने, डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है मीना कौशिक, जोनाथन पैरी, BD त्रिपाठी, रॉन बैरेट। तो इसके दोस्तों जो लेखक हैं वो हैं जोनाथन पैरी। इनका नाम है पूरा जोनाथन P. पैरी। तो इन्होंने जो कि इस बुक को लिखा है डेथ इन बनारस। अगला सवाल है कि संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन हैं? संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक का नाम दिया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों इसका सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर। देखिए अगला सवाल है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता
फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था। दोस्तों ये देखिए एकदम लेटेस्ट 2021 में बना, ये जरूर सवाल रिपीट कर सकता है। अगर प्रीलिम्स में नहीं रिपीट करेगा तो जरूर मुख्य परीक्षा में रिपीट करेगा। दोस्तों क्या होता है कि ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान जो है कि भोजपुरी कविता फिरंगिया के जो लेखक हैं उनका नाम है मनोरंजन प्रसाद सिंह। इस कविता पर जो है कि भारत में प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। तो अगली बार ऐसे घुमा के पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से वह हो सकता है इसी कविता कोई पूछ ले, निम्नलिखित में से वह कौन कविता है संग्रह है जिस पर जो है कि ब्रिटिश काल में जो है कि वो बैन लगा दिया गया था या प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कि लेखक मनोरंजन प्रसाद सिंह है। तो वो आपका फिरंगिया हो जाएगा। कैसे भी करके तथ्य घुमा के पूछे, आप यही याद रखिएगा कि मनोरंजन प्रसाद सिंह की किताब का नाम है फिरंगिया, जिसकी भाषा भोजपुरी है और जिसको जो है कि ब्रिटिश काल में उपनिवेशवाद के समय जो है कि बैन लगा दिया गया था इस किताब पर, प्रतिबंध। चलिए दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति खंड से अब तक जो है कि समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी की परीक्षा में जितने सवाल बचे हैं हम लोग उन्हें करेंगे। आप सबके सामने जो पहला सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है। लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है, देखिए ऑप्शन है कि अधिक सभ्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाठी, दूसरा है कि नगरीय लोगों की सांस्कृतिक परिपाठी, तीसरा है कि सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाठी, चौथा है कि आधुनिक समाज के लोगों की सांस्कृतिक परिपाठी। अब देखिए सवाल पे ध्यान दीजिए, लोक संस्कृति को, लोक मतलब लोगों की, सामान्य लोगों की जो संस्कृति है उसको, तो इस तरह से हम जो ऑप्शन सी पे विचार करेंगे कि सामान्य लोगों की जो सांस्कृतिक परिपाटी होती है वही जो है कि लोक संस्कृति को प्रदर्शित करती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि बिहू जो है कि किस प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो दोस्तों बिहू जो है ये असम का लोक नृत्य है, जो कि असम के पारंपरिक परिधानों में बिहू त्योहारों के अवसर पर जो है कि विभिन्न वाद्यों एवं लोकगीतों के साथ जो है कि युवक युवतियों के द्वारा मनाया जाता है। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा ऑप्शन। देखिए पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। ऑप्शन में है आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। तो दोस्तों पोंगल त्यौहार जो है ये फसल कटने की खुशी में जो है कि मकर संक्रांति के दिन 14 या 15 जनवरी को जो है कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है आपके सामने कि लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, केरल में। लोसांग जो है कि दोस्तों ये भोटिया समुदाय के द्वारा जो है कि प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में मनाया जाने वाला एक प्रमुख उत्सव है, जो फसलों की कटाई के अवसर पर जो है कि मनाया जाता है। ये लगभग उसी तरह से जैसे फसलों की कटाई के अवसर पर पंजाब वगैरह में जो है कि ये जिस समय वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा था, तो उसी तरह का ये त्यौहार है जो है कि है। तो लोसांग ये भोटिया समुदाय के द्वारा जो है कि प्रत्येक वर्ष जो है कि दिसंबर माह में मनाया जाने वाला प्रमुख उत्सव है, जो फसलों की कटाई के अवसर पर जो है कि सिक्किम में मनाया जाता है। और यह कृषकों के नए वर्ष के प्रारंभ का द्योतक भी होता है। इसे जो है कि लेप्चा समुदाय द्वारा जो है कि नामसूंग के रूप में मनाया जाता है। भोटिया समुदाय के द्वारा इसे जो है कि लोसांग के रूप में मनाया जाता है और भोटिया लेप्चा समुदाय के द्वारा जो है कि इसे नामसूंग के रूप में जो है कि मनाया जाता है। तो इसका दोस्तों जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी जो है सिक्किम में। तो लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है सिक्किम में। चलिए दोस्तों अब अगला सवाल है जो आपके सामने, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन है बटेश्वर, कन्नौज, गोवर्धन और सराधना। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है गोवर्धन। मुड़िया पूर्णिमा मेला जो है कि जिसको जो है कि मुड़िया पूनो मेला भी कहा जाता है, इसका आयोजन प्रतिवर्ष गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन में जो है कि गुरु पूर्णिमा, जैसे कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा कहते हैं, के दिन जो है कि होता है। वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है वह है तोड़ी, दरबारी, भोपाली और भीम पलासी। तो दोस्तों वह राग जो सुप्रभात के समय गाई जाती है वो होती है तोड़ी। कौन सी होती है वो? तोड़ी। और जो राग दरबारी होती है दोस्तों यह रात्रि के समय पर जो है कि इसका गायन किया जाता है। और जो राग भोपाली है, राग भोपाली, यह जो है कि सायं के समय, संध्या काल के समय जो है कि इसका गायन किया जाता है। और राग भीम पलासी जो है इसका दोपहर के समय जो है कि गायन किया जाता है। तो सभी का हमने बता दिया। तोड़ी ये जो है कि सुबह के समय, और दरबारी जो है कि रात्रि के समय, और भोपाली संध्या के समय, और बच्चा है आपका भीम पलासी, तो ये दोपहर के समय इसका जो है कि गायन किया जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है
कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं है। पूछ रहा है कि हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं है। ऑप्शन है आपका राजा मान सिंह तोमर, तानसेन, सदारंग अदारंग और मालगुर्जरी। तो दोस्तों जो है कि हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में मालगुर्जरी जो है कि एक महान विभूति नहीं है। देखिए राजा मान सिंह तोमर, तानसेन एवं सदारंग अदारंग हिंदू संगीत क्षेत्र के जो है कि महान विभूति थे, जबकि मालगुजारी जो है कि संगीत के रागों में एक राग है। मालगुजारी क्या है? संगीत के रागों में एक राग है जिसका सृजन जो है कि राजा मान सिंह तोमर ने किया था। तो यहाँ पे मालगुजारी जो दिया है ये जो है कि महान विभूति नहीं है बल्कि एक राग है। क्या है ये संगीत के रागों में एक राग है और इसका सृजनकर्ता जो है इसके वो है मान सिंह तोमर, जो कि ऊपर ऑप्शन ए में है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो है कि डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि पंडित भीमसेन जोशी संबंधित हैं। पंडित भीमसेन जोशी संबंधित हैं, दिया है कि ज्योतिषी से, राजनीति से, पर्यावरण से, संगीत से। तो पंडित भीमसेन जोशी जो है दोस्तों ये शास्त्रीय संगीत के जो है कि ये हिंदुस्तानी संगीत शैली के प्रसिद्ध गायक थे और इन्हें जो है कि वर्ष 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पंडित भीमसेन जोशी, ये सवाल देखिए दोस्तों कि 2007 में बना है, 2009 में जबकि इन्हें किया जाता है। हमें लगता है एग्ज़ाम ये परीक्षा 2007 में आया रहा होगा, नोटिफिकेशन हुआ रहा होगा 2009 में, इस वजह से करंट की घटना रही होगी, तभी ये सवाल जो है कि बना है। दोस्तों ये जो भीमसेन जोशी हैं ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के जो है कि किराना घराने से संबंधित हैं। तो अब अगली बार पूछा जा सकता है किसी भी परीक्षा में कि जो भारतीय संगीत के जो वो पंडित भीमसेन जोशी हैं इनका संबंध जो है कि शास्त्रीय संगीत के ये महान महारथी व्यक्तित्व थे, तो इनका संबंध किस घराना से है? तो इनका संबंध जो है कि किराना घराने से संबंधित है। वह ख्याल गायन के लिए जो है कि विशेष रूप से जाने जाते थे। जहाँ गायन की एक विधा है ख्याल, इसके लिए जो है कि पंडित भीमसेन जोशी बहुत प्रसिद्ध हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? ऑप्शन है मीर, अमीर खुसरो, फिराक और गालिब। तो दोस्तों इसमें जो है कि ऑप्शन दोनों दे दिया है, मीर और गालिब दे दिया, तो इस वजह से ये सवाल जो है कि डिस्ट्रॉय करना चाहिए और जांच के बाहर करना चाहिए। अदरवाइज अगर एक ऑप्शन रहता कि यहाँ मीर या गालिब रहते तो जो है कि इसका जो है कि दोनों ही सही हैं, दोनों का जन्म स्थान जो है कि आगरा है। देखिए उर्दू के महान शायर गालिब और मीर का जन्म दोनों का जो है कि आगरा में हुआ है और मीर अपने आखिरी दिन जो कहाँ बिताते हैं? लखनऊ में, जबकि गालिब अपने आखिरी दिन कहाँ बिताते हैं? दिल्ली में। और इस तरह से दोनों का संबंध जो है कि जन्म आगरा में ही हुआ, तो इस तरह से वो दोनों ही सही हो जाएंगे। ये क्वेश्चन जो है कि जांच के बाहर जाएगा। देखिए अब अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी? नत्थू खान, रहीमुद्दीन खान, सुजात खान, अब्दुल करीम खान। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है रहीमुद्दीन खान। रहीमुद्दीन, देखिए शंभू महाराज जो हैं ये लखनऊ राजघराने के कथक नृत्य के कलाकार थे। शंभू महाराज क्या थे? लखनऊ घराने के कथक नृत्य के कलाकार थे। इनके पिताजी जो थे उनका नाम था कालका प्रसाद महाराज और इनके चाचा जी जो थे चाचा बिंदादीन और बड़े भाई अच्छन महाराज तथा लच्छू महाराज थे, जिनसे इन्होंने जो है कि नृत्य की शिक्षा ली थी। लेकिन उन्होंने जो है कि उस्ताद रहीमुद्दीन खान से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। किससे? तो ऑप्शन सही हो जाएगा उस्ताद रहीमुद्दीन खान। आपके सामने जो अगला सवाल है वो सूचियों को मैच कराने के लिए भरतनाट्यम और कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। आगे सामने जो है कि इनके राज्य दिया है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये जो है कि जीके टाइप के सवाल है। तो इसमें देखिए जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु से और कथक का संबंध है उत्तर प्रदेश से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और मोहिनीअट्टम जो है कि केरल। तो इस तरह से ऑप्शन हम देखेंगे तो इसमें ऑप्शन बी जो है कि सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो इसमें दिया है कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी और कुचिपुड़ी। दोस्तों इंद्राणी रहमान जो है ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जो है कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी, ओडिसी सभी शैलियों से संबंधित हैं। तो इस तरह से ये सवाल भी जो है कि जांच के बाहर होना चाहिए। अब इन्हें आप याद रखिएगा, इंद्राणी रहमान, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और ओडिसी जो है कि चारों नृत्य कला की शैलियों से इनका संबंध है। तो अब अगली बार किसी एक को इसमें से नहीं डाल देगा, पूछेगा कि किससे नहीं है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने, ये भी सूचियों का मैच कराने को दिया है।
आपके सामने है क्षेत्र, दूसरी सूची में है कलाकार, मतलब कि किस क्षेत्र के कलाकार कौन है प्रसिद्ध। ख्याल, पखावज, वीणा वादन और तबला। तो और आगे जो है कि कलाकार दिया है सूरज खां, सादिक अली खां, पंडित अयोध्या प्रसाद और वीरू मिश्र। तो दोस्तों आपको ये बता दे रहे हैं हम कि जो ख्याल है, ख्याल गायन है, ख्याल गायन का संबंध जो है कि सूरज खां से है। और पखावज का जो संबंध है, पखावज वादन का संबंध है ये पंडित अयोध्या प्रसाद से, मतलब ए का 1 और बी का 3 हो जाएगा। वीणा वादन जो है दोस्तों ये सादिक अली खां से इनका संबंध है। सादिक अली खां काफ़ी अच्छे वीणा वादक थे। और तबला वादन का जो संबंध है ये वीरू मिश्रा से है। तो दोस्तों ए का 1 और बी का 3 और सी का 2 और डी का 4। तो देखते हैं कौन सा है। ए का 1 और बी का 3 और सी का 2 और डी का 4। तो इस तरह से दोस्तों जो है कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। देखिए कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। दिया है विलायत खान का संबंध सितार से है, और अल्लाह रखा न इनका तबला से, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, अमजद अली खान पखावत। तो दोस्तों इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो यही अमजद अली खान जो है इनका पखावत से संबंध नहीं है। दोस्तों उस्ताद अमजद अली खान जो है कि ये प्रसिद्ध सरोद वादक थे। क्या थे ये? सरोद वादक थे, न कि पखावत से। ये ग्वालियर के जो है कि सेनिया बंगस घराने से संबंधित थे। अमजद अली खान जो है ये कहाँ से संबंधित थे? ग्वालियर घराने के सेनिया बंगस घराने से संबंधित थे। और इस घराने के संगीतकारों ने ही जो है कि सर्वप्रथम ईरान के लोकवाद्य रबाब, क्या नाम है, रबाब को जो है कि भारतीय संगीत के अनुकूल परिवर्धित कर सरोद नामक वाद्य यंत्र का जो है कि आविष्कार किया था। तो इन्हीं के परिवार को जो है कि सरोद वाद्य यंत्र के आविष्कारक भी जो है कि माना जाता है। जो कि सवाब ये सरोद कहाँ के वाद्य यंत्र से मॉडिफाइड है? ये है ईरान के जो है कि रबाब से। तो इसका ऑप्शन डी सही है दोस्तों, और बाकी जो है कि सब सही है। हरिप्रसाद चौरसिया एक अच्छे बांसुरी वादक थे, अल्लाह रखा तबला वादक थे, और विलायत खां जो है कि सितार वादक थे। हाँ तो दोस्तों अब आपके सामने जो अगला सवाल है वो है, देखिए किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन है 1975, 1965, 1985, 1995। तो दोस्तों जो है कि भारतेंदु नाट्य जो है कि स्थापना अगस्त 1975 में जो है कि संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो है कि ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। इस संस्था का नाम बदल करके दोस्तों 1981 में जो क्या कर दिया जाता है, भारतेंदु एकेडमी ऑफ ड्रामाटिक, क्या कर दिया जाता है, भारतेंदु एकेडमी ऑफ ड्रामाटिक आर्ट्स, मतलब BADA बाडा, भारतेंदु एकेडमी ऑफ ड्रामाटिक आर्ट्स कर दिया जाता है, जिसे लोकप्रिय रूप से क्या नाम दिया जाता है, भारतेंदु नाट्य अकादमी। तो अब कभी आपसे पूछे कि भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो 1975 में। इसका नाम कब बदला गया था, तो दोस्तों इसका नाम जो है कि बदल करके 1981 में भारतेंदु एकेडमी ऑफ ड्रामाटिक आर्ट्स जो है कि कर दिया गया था। देखिए ये आप याद रखिएगा, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975, एकदम जुबान पर रट जाइए, क्योंकि 2023 का जो समीक्षा अधिकारी का परीक्षा हुआ था जो कि 11 फरवरी को हुआ था, लेकिन पेपर आउट हो जाने के कारण से वो रद्द हो गया। तो उसमें ऐसे ही उत्तर प्रदेश की कई जो है कि नाटक अकादमियों या कई ऐसी संस्थानों का नाम दिया था, और उसका उनको सन के हिसाब से मैच कराने को दिया था। तो ऐसे ही सवालों में कई नाटक अकादमियाँ या कई ऐसी अकादमियाँ जो है कि सांस्कृतिक अकादमी, शिक्षा से संबंधित अकादमी का जो है कि आपको याद हो जाएगा, फिर उनको एक सवाल में वो सबमिट करके उनका मैच कराने को दे देगा, या किसी का दे देगा कि मिसमैच जोड़ी ढूंढिए। तो इस तरह से जो है कि ऐसे सवालों को, अब इन्हीं सवालों के माध्यम से ऐसे तथ्य तैयार होने चाहिए। तो भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975, ये हमको कंठस्थ कर लेना है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य नाटक संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है संगीत नाटक अकादमी, संगीत अकादमी, और बी है ललित कला अकादमी, सी है साहित्य अकादमी, और डी है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 16 है ये। तो दोस्तों इसमें जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए संगीत अकादमी। संगीत अकादमी जो है दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी का गठन जो हुआ है ये 31 मई 1952 को किया गया है।
कब किया गया है ये भी आप याद रखिएगा, जैसे पिछली वाले की तरह आपने याद रखा है। तो इस तरह से संगीत नाटक अकादमी का जो गठन है वो माना जाता है, या यही सही भी है कि 31 मई 1952 को इसका गठन किया गया। लेकिन इसका जो उद्घाटन किया गया, मतलब ये कार्य करना जब शुरू की, तो वो ईयर है, वो तिथि है 28 जनवरी 1953। और इसका जो उद्देश्य रहता है दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी का जो उद्देश्य रहता है, ये उद्देश्य इसका रहता है कि देश में नृत्य, नाटक एवं संगीत के विकास को जो है कि प्रोत्साहन दिया जाए। तो इस तरह से हमने हमने दो अकादमियों को जो है कि याद किया। एक देखिए संगीत अकादमी की स्थापना जो है कि 1952 में हो गई थी, लेकिन ये एक्टिव होती है 1953। अगर 1952 आएगा तो वो भी सही मानिए, 1953 आए तो वो भी सही मानिए मैच कराने में। फिर उसके बाद इसका उद्देश्य हमने आपको बताया कि देश में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को जो कि प्रोत्साहन देना है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है। ऑप्शन में आपका लखनऊ और वाराणसी, मथुरा या इलाहाबाद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लखनऊ। दोस्तों राज्य ललित कला अकादमी जो है कि लखनऊ में स्थापित है, और इसका स्थापना वर्ष आप जान जाइए कि इसकी स्थापना वर्ष है 1954, मतलब 1954। आपने जो है कि 3 देख लिया। देखिए राजकीय ललित कला अकादमी आपने देख लिया, और संगीत अकादमी आपने देख लिया 1952 में, और ये आपका 1954। और इसके पहले जो है कि भारतेंदु नाट्य अकादमी हमने आपको बताया 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 3 यहाँ पे जो है कि आपने देख लिया संस्थाओं के स्थापना का वर्ष। चलिए दोस्तों अब देखिए मैच कराने को दिया है, एक तरफ दिया है संगठन, दूसरे तरफ दिया है स्थापना वर्ष। देखिए ललित कला अकादमी, अभी हमने आपको बताया ललित कला अकादमी जो है कि 1954, पिछले प्रश्न में हमने आपको बताया कि ललित कला अकादमी लखनऊ में है जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। तो ललित कला अकादमी 1954 इसके साथ सही है। और संगीत अकादमी का हमने आपको जो बताया था कि संगीत नाटक अकादमी ये 1952 में स्थापित हो गई थी, लेकिन कार्य करना शुरू करती है 1953 में। वो भी कब, 28 जनवरी 1953 को जो कि कार्य करना शुरू होती है। और जबकि गठन इसका हो गया रहता है 31 मई 1952 को। तो 1952 के साथ आप जाइएगा। देखिए 1953 अगर कहीं नहीं है तो 1952 के साथ आप जाइए। तो देखिए 2 आपने यहीं पे मैच करा लिया, ए का 1 और बी का 2। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और सांस्कृतिक संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है कि, तो इसमें जो है कि दोस्तों राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो है ये 1959 में, ये जो है कि ये भी जो है कि सी का 3 ही सही है। 1959 में जो है कि स्थापना हुआ था इसका। और जो है कि सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र का जो है ये 1979। तो इसका सब जो है कि जोड़ी एकदम 1 2 3 4 ही है। तो ऑप्शन ए इसका जो है कि सही है। देखिए अगर मान लीजिए आपको ये तीसरा चौथा पता नहीं रहता, तब पर भी अगर 2 अपने पिछले सवालों से अपने PYQ ढंग से किए हैं, देखिए PYQ आपने ढंग से किए हैं, ये पूछा गया है आपके 2016 में, और ये सवाल आपका बन रहा है 2021 में। तो अगर आपने 2 सवाल पिछले आपको जो है कि याद रहते, यही कि ललित कला अकादमी 1954 जो है कि लखनऊ में, और संगीत नाटक अकादमी 1952 में स्थापित हुई थी। तो इन्हीं के सहारे जो है कि आपका ऑप्शन जो है कि सही हो जाता 1 2, क्योंकि देखिए ऑप्शन में 1 2 केवल यही है। तो इस तरह से आप जो है कि ऑप्शन ये सही करके आ जाए। तो दोस्तों PYQ करने का देखिए यही एक फ़ायदा है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। सितार, वीणा, सरोद, तबला। तो दोस्तों जो है कि वैदिक साहित्य में वीणा के प्रचलन का उल्लेख प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम मानेंगे कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है कि वो वीणा ही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है। किसके लिए, सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराने के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका इटावा। इटावा को जो है कि सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना हेतु जाना जाता है। इमदाद खान के जो पिता थे उनका नाम था साहिब दाद खान, जो कि पेशे से एक मशहूर सितार वादक थे, और इस घराने में अन्य जो प्रसिद्ध कलाकार थे। अब अगली बार पूछा जा सकता है कि इटावा के घराने से जो है कि इनका तो नाम दे ही दिया है इमदाद, अच्छा हाँ देखिए इमदाद खान का तो नाम दे ही दिया है। अब अगली बार जो है कि और इनके जो घराने से संबंधित कलाकार हैं उनके नाम जानिए आप। उनका नाम है सुजात खान, निशात खान, और जो है कि बुधादित्य मुखर्जी।
तो ये पूछा जा सकता है। और इस सवाल का जो सही जवाब है कि सुरबहार, हाँ, सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खान घराना के लिए जाना जाता है जो है, तो ये इटावा, क्या, इटावा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि मेघालय का लोक नृत्य है नाटी, लोहो, बुम्बू नृत्य और खानटुम। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है लोहो। मेघालय का जो लोक नृत्य है उसका नाम है लोहो। और जबकि जो है कि नाटी जो दिया है, ये नाटी जो है दोस्तों ये मुख्यतः हिमाचल प्रदेश से है, तथा जो बम्बू नृत्य है, बम्बू नृत्य, ये इसका संबंध है मिजोरम से। तो आपने देख लिया नाटी, बम्बू, लोहो आपने देख लिया। लोहो का तो हम ये मेघालय ही है, और नाटी जो नृत्य है ये मुख्यतः जो है कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, और बम्बू नृत्य जो है ये दोस्तों ये मिजोरम राज्य से जो है कि संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन है आपका पारंपरिक लोक नाट्य पूछ रहा है भांड, एक सेकंड, भांड पाथर किस राज्य या जो है कि केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो ये जो दोस्तों संबंधित है ये है जम्मू कश्मीर से। देखिए पारंपरिक लोक नाट्य है भांड पाथर, जिसका संबंध जो है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से है। देखिए अब अगला है सवाल कि बांग्ला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है। बांग्ला उत्सव ऑप्शन दिया है मिजोरम में, मेघालय में, मणिपुर में, त्रिपुरा में। तो दोस्तों ये बांग्ला उत्सव जो है ये मेघालय में मनाया जाता है। यह मेघालय के जो है कि गारो जनजाति का एक लोकप्रिय त्यौहार है। मेघालय में 3 जनजातियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया, जो कि वहाँ की पहाड़ियों के नाम पर हैं, क्योंकि वहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियाँ भी हैं, तो वहाँ की जनजातियाँ भी उन पहाड़ियों के नाम पर हैं। तो जो है कि यह मेघालय के गारो जनजाति का लोक त्यौहार है क्या, बांग्ला उत्सव। यह त्यौहार जो दोस्तों है ये इसका जो है कि उर्वरता के देवता, यह त्यौहार जो है कि उर्वरता के देवता जिनका वहाँ पे स्थानीय नाम दिया जाता है सालजोंग, जिसे सूर्य को, तो सालजोंग को समर्पित है यह। और यह एक फसल उत्सव है। क्या है ये, एक फसल उत्सव है। और यह उत्सव दोस्तों जो है कि ये शीतु ऋतु के प्रारंभ में जो है कि ये दर्शाता है कि शीतु ऋतु का प्रारंभ हो गया है, मतलब कि शीत ऋतु के प्रारंभ को यह उत्सव दर्शाता है, बांग्ला उत्सव। अब अगला सवाल है दोस्तों वो है कि महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्षों पर मनाया जाता है। तो महाकुंभ मेला दोस्तों जो है कि प्रायः 12वें जो है कि वर्ष पे मनाया जाता है। महाकुंभ मेला जो है कि दोस्तों देश के 4 स्थानों पर मनाया जाता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक में। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि अभिकथन का और कारण को जो कि चिन्हित किया गया है। देखिए अभिकथन है कि शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT की स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी। कारण बता रहा है कि CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन बनाया देखिए वही वाला बनाया कि कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या सही कर रहे हैं एक दूसरे का। कथन और कारण दोनों सत्य परंतु व्याख्या नहीं करता है। कथन सत्य है किंतु कारण असत्य है, कथन असत्य है किंतु कारण जो है कि सत्य है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन ये है कि कथन और कारण दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, यही जो है कि सही है। दोस्तों क्या है कि सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र जो CCRT है, यह एक जो है कि अग्रणी संस्था है जो कि शिक्षा को संस्कृति के साथ जोड़ने का कार्य करती है। मतलब कि ये संस्था इस पे जोर देती है कि शिक्षा हमारी ऐसी हो कि हमारी संस्कृति से को जो है कि निर्वहन कर सके हमारी संस्कृति के साथ। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों CCRT की स्थापना 1979 में श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय तथा डॉक्टर कपिला वात्स्यायन के द्वारा की गई थी। तो अब अगली बार इस संस्था से ये सवाल बन सकता है कि सांस्कृतिक संसाधन एवं परीक्षण केंद्र की जो है कि स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो और ये तो दे दिया इसमें 1979 में, अब किनके द्वारा की गई थी अगली बार पूछा जा सकता है। तो ये की गई थी श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय एवं डॉक्टर कपिला वात्स्यायन के द्वारा। यह केंद्र मतलब CCRT जो है कि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्यरत है। इस केंद्र के दार्शनिक मूल में जो है कि बच्चों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास को जो है कि शामिल करते हुए समग्र शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता निहित है। इस तरह से हम देखेंगे तो इसका जो है कि कथन और कारण दोनों सही हो जाए।
चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है। ऑप्शन है फाल्गुन, बी है माघ, सी है पौष, डी है चैत्र। तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो प्रथम महीना है दोस्तों वो है चैत्र, और आखिरी महीना जो होता है वो है फाल्गुन। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो है कि ऑप्शन है केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में। तो दोस्तों नवरात्रि को जो है कि सरस्वती पूजा के रूप में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना सभी जगहों पर जो है कि मनाया जाता है। तो ये सवाल जो है कि जांच के बाहर हो जाएगा। तो लेकिन दोस्तों जान जाइए कि तमिलनाडु में जो है नवरात्रि के प्रथम 3 दिन ये समर्पित रहते हैं देवी लक्ष्मी को, और अगला 3 दिन मतलब कि चौथा, पाँचवां और छठवां दिन जो होता है वो देवी सरस्वती के लिए समर्पित होता है, और अंतिम जो 3 दिन होता है मतलब कि 7वां, 8वां, 9वां दिन ये दो है कि देवी शक्ति के लिए अर्थात दुर्गा की पूजा जो है कि इस दिन की जाती है तमिलनाडु में। तो इस तरह से आप सवाल अगर देखेंगे, पूछा है कि सरस्वती पूजा के रूप में, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में, तो दोस्तों जो बीच का चौथा, पाँचवां, छठवां दिन होता है उसमें जो है कि तमिलनाडु में सरस्वती की पूजा जो है कि होती है। और दोस्तों और जगहों पे जान जाइए, जबकि केरल और तेलंगाना और कर्नाटक में जो है कि नवरात्रि को 9वें दिन जो होता है उस दिन सरस्वती की पूजा के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों जो है कि इसके सभी सवाल जो है, सभी ऑप्शन सही हैं। तो इस तरह से ये सवाल जो है कि जांच के बाहर किया गया होगा अपने समय में। देखिए निम्नलिखित में से कब वो से पूछा गया है। ये देखिए RO री एग्ज़ाम 2016 मतलब 2020 में ये परीक्षा हुई थी। चलिए अब अगला सवाल है, और आज के सेशन का आखिरी सवाल भी है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है। पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से फैक्टर है जो सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है। ऑप्शन है धर्म, राजनीति, कानून, परंपरा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है राजनीति। सांस्कृतिक विलंबना का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये विलियम एफ ऑगबर्न ने वर्ष 1922 में जो है कि प्रकाशित अपनी पुस्तक सोशल चेंज विद रेस्पेक्ट टू कल्चर एंड ओरिजिनल नेचर में किया था। किसका प्रयोग? सांस्कृतिक विलंबना का। किसने किया था सर्वप्रथम प्रयोग इसका? विलियम एफ ऑगबर्न ने 1922 में अपनी जिस पुस्तक में किया था उस पुस्तक का नाम है सोशल चेंज विद रेस्पेक्ट टू कल्चर एंड ओरिजिनल नेचर में। ऑगबर्न ने जो है कि ये संस्कृति के 2 पक्षों की चर्चा की थी, एक भौतिक पक्ष तथा दूसरा अभौतिक पक्ष। संस्कृति के भौतिक पक्ष अर्थात सभ्यता में जो है कि अभौतिक पक्ष अर्थात मूल्य, विश्वास, आदत, परंपरा, धर्म, कानून आदि की जो है कि अपेक्षा तीव्र गति से परिवर्तन होता है, ऐसा ये बताते हैं। फिर तो परिणामतः हम देखेंगे परिवर्तन के दौर में जो है कि संस्कृति का अभौतिक पक्ष भौतिक पक्ष से पिछड़ जाता है। इन दोनों संस्कृतियों के बीच उत्पन्न यह पिछड़ेपन की स्थिति ही क्या कहलाती है? सांस्कृतिक विलंबना है। तो दोस्तों राजनीति इसमें किसी भी तरह से जो है कि सम्मिलित नहीं है। सांस्कृतिक विलंबना के अंतर्गत जो है कि राजनीति किसी भी तरह से सम्मिलित नहीं है। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा राजनीति। मतलब कि सांस्कृतिक विलंबना का कारक राजनीति नहीं है बल्कि धर्म है, परंपरा है, कानून है, ये सब हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, और इस तरह से हम लोगों ने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में इतिहास खंड से तीनों इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास से जितने भी सवाल बने हैं वो सवाल आज हम लोग जो है कि समाप्त किए। और अमूमन ये करने में लगभग 26 या 27 वीडियो मुझे बनाने पड़े हैं। और अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।